नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ है सिराज खान जी। सिराज खान जी जैक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में आपका सिराज जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समाज सेवा करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिलती है सर? समाज सेवा करने की प्रेरणा हमारे इस्लाम धर्म में सिखाया गया हमको कि इंसान की मदद की जाए, इंसान की सेवा की जाए, चाहे जिस कास्ट का भी हो। ये सेवा ही हमको आगे ले जाती है, दुनिया में तो नहीं पर आखिरत में हमको जिंदा रखती है। सर, समाज सेवा जो लोग करते हैं उनके बारे में मतलब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उसके पीछे उनका कोई फायदा है या कोई एजेंडा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, ना मेरा कोई फायदा है पर्सनली। जी बस ये होता है कि इंसानियत के नाम पर जो मदद हो सके इंसान को किया जा सके। जी सर, आपकी जो संस्था है उसने कोरोना काल में काफ़ी गरीबों की मदद की और उनको खाना दिया। तो सर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें करती है आपकी संस्था? किस तरीके से लोगों की मदद करती है, क्या क्या काम करती है? बीमारों का इलाज कराने में मदद करती है। जी सर। बाढ़ आने पर खाने का व्यवस्था करती है, ज़्यादा गर्मी में पानी पीने की व्यवस्था करती है, प्लस जो हो सकता है इंसान की भलाई के लिए उस काम को अंजाम दिया जाता है। जी सर। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जनहित की जो आवाज़ एक होती है उसको उठाते हैं, कोर्ट तक मुद्दों को ले जाते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है? आपको क्या सफलता मिलती है? कैसी किस प्रकार की खुशी मिलती है? क्यों करते हैं? हमको इससे दिली खुशी मिलती है। जी सर। कि जनता की परेशानी को सरकार के आगे पेश करना, सरकार को बताना कि जनता इस परेशानी में जूझ रही है। समझे? अब कोई गलत बात को हो रही है उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कि भाई आपको, जैसे कि बाबा रामदेव ने कह दिया कि गौमूत्र इंसान पी सकता है, तो गौमूत्र हराम है। मूत्र तो मूत्र होता है, वो तो हराम है। उन्होंने कहा कुरान शरीफ में लिखा है, तो कुरान शरीफ में कोई ऐसा अल्फाज नहीं जहाँ पे लिखा हो कि गौमूत्र में। लेकिन अगर रामदेव बाबा ऐसा कुछ कहते हैं तो वो हो सकता है उनके हिंदू धर्म का वो हो या उनकी कुछ भावना। हिंदू धर्म में अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसको आप वो माने, पर उन्होंने कहा कुरान में लिखा है, तो ये साबित कर देना कि कुरान में किस पारे में और किस रुको में लिखा हुआ है। आपका कहना है कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सर, आप हमेशा जीएसटी चोरी रोकने की बात करते हैं, डिमांड करते रहते हैं। सर, इस चोरी को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए? कैसे कैसे रोकेंगे इस चोरी को सरकार से जो हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। जी सर। हिंदुस्तान में सरकार निजी तौर पर टैक्स पेट्रोल से ले लेती है, जिससे हर वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी सर। बीमारी में, खाने में, घूमने में, हर वर्ग को उसका बहुत तगड़ा नुकसान होता है। जहाँ पर अरबों रुपए की डेली चोरी हो रही जीएसटी पे, उस जगह पे सरकार का ध्यान जा ही नहीं रहा है। सरकार को ये चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के धर्म कांटे को जीएसटी से जोड़ा जाए। और उसमें जब व्यापारी जब जाए गाड़ी को काटा कराने के लिए, तो व्यापारी का नाम और जीएसटी नंबर उस पर अंकित हो। वो जिलाधिकारी के यहाँ जाकर के वो पोर्टल पे शो करे और वाणिज्य कर विभाग को पोर्टल पे शो करे, जिससे कि जीएसटी की चोरी बहुत रुक जाएगी। मेरे नॉलेज में 4 शहरों में ही कम से कम 300 गाड़ियाँ पर डे निकलती हैं। जी सर। और जिससे ये गाड़ी पासिंग लोग दलाल कराते हैं। तो सर, अगर मैं पूछूं कि इसका मेन कारण कौन है, प्रशासन, इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या सरकार? किसकी गलती मेन हो रही है यहाँ पे? मेन गलती क्या हो रही है कि व्यापारी दलालों के सहारे से माल बेच दे रहा है, सरकार का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। अधिकारी मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं, पर अधिकारी जब खाना खाने जाते हैं, जब या सो जाते हैं, उस बीच में दलाल आते हैं, गाड़ी को निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं तो उसमें अरबों रुपए का डेली का नुकसान होता है। सर, कहा जाता है कि टोल प्लाजा पे प्रशासन की सबसे पहली मांग आपने की थी। क्यों ऐसा आपने सोचा? क्यों आपने ऐसा? मैं कानपुर या लखनऊ कहीं जा रहा था। जी सर। और टोल प्लाजा कराया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी नहीं। जी सर। जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हम आ करके अपने जैक सेवा ट्रस्ट की तरफ से पहला लेटर हमने लिखा था कि उस जगह पे पानी की व्यवस्था की जाए और बाथरूम की व्यवस्था की जाए, जिससे कि मेरे लेटर का ये फायदा हुआ कि हिंदुस्तान में लगभग 70% टोल प्लाजा पे बाथरूम और पानी के इंतजाम हो चुका है। सर, अगर अभी ताजा की बात की जाए
तो जनहित के लिए आपकी क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं? जनहित के लिए हम तो चाहेंगे कि हम एजुकेशन पे काम करना चाहेंगे और कोरोना काल में जो बीमार हैं उनकी मदद करना चाहेंगे। जी सर। सर आज के ज़माने में, आज के युग में, आज के इस बदलते युग में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो गलत ले लें या अच्छी ले लें, तो ऐसे में समाज सेवियों को समाज सेवा करने में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? समाज सेवी को परेशानी इस बात की होती है कि जब किसी के बारे में अच्छा हम करने निकलते हैं तो जो बुरा कर रहे होते हैं उनसे धमकियां मिलती हैं, मौत की, नुकसान की धमकियां मिलती हैं। तो सर मतलब आप काफ़ी वक्त से इस लाइन में जुड़े हैं, तो आपको काफ़ी इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा है? लगभग 9 साल से सामना कर रहा हूँ इस चीज़ों का। फिर भी आप डरे नहीं और समाज सेवा में लगे हुए हैं? भाई कोशिश तो ये रहती है कि आदमी का भला किया जाए, इंसानियत के लिए कोई काम किया जाए, देश के लिए कोई काम किया जाए। जी सर। जी सर, चुनाव आने वाला है तो उसमें आप क्या सीन देख रहे हैं? राजनीति से मुझसे कोई मतलब नहीं है और ना मैं उस चीज़ पे जाना चाहता हूँ। क्यों सर? राजनीति बड़ी गंदी चीज़ हो गई है, व्यापार हो गया। तो सर आपका कहना है कि राजनीति गंदी चीज होगी, तो मतलब किस वजह से आप ऐसा सोचते हैं? भाई सीधी सी बात है कि राजनीति अगर सेवा करनी होती तो राजनीति को जब तक 5 साल में है तो उसको 5 साल के बाद में वेतन मिलना बंद हो जाना चाहिए, उसको पेंशन मिलना बंद होना चाहिए। आम आदमी को पेंशन नहीं मिल रही है, आम आदमी को वेतन नहीं मिल रहा है, सिर्फ राजनेताओं को क्यों वेतन और पेंशन मिल रही है? सर समाज सेवियों को सरकार से क्या सहयोग मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कहाँ परेशानियाँ आती हैं, कहाँ पे फायदा होता है? हमको आज तक की तो सरकार की तरफ से ना कोई ऐसी मदद आई है और ना हमने सरकार से कोई मदद मांगी है। जनता सहयोग से, प्यार से बात करती है, जनता का सहयोग करता हूँ। सर कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए इस बार के सर जो भी चुनाव हो, जिससे आपको फायदा हो या लोगों को फायदा हो, किस तरीके की सोच आप इस बारे में रखते हैं? प्रतिनिधि जो भी हो नीट एंड क्लीन हो, पढ़ा लिखा हो, उसके ऊपर कोई केस ना हो, एजुकेशन से उसका, जैसे कि सीधी सी बात है, सरकार एक मुंशी भी रखती है या एक प्यून भी रखती है तो पढ़ा लिखा रखती है। पर सर हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। भाई देखिए यही तो एक हिंदुस्तान की विडम्बना है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता। सर पर अगर फिर भी वो चाय बेचने वाले, उसके बाद भी उन्होंने कितना कुछ किया हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए किया, ये उनका लक है। अच्छा, ये उनका लक है, ये उनका पर्सनल लक है, ये उनका पर्सनल लक है। सर अगर आप एक आईएएस की पढ़ाई वाले को, आईएएस की पढ़ाई कर रहा है और बेचारा फेल हो जाता है, वो आईएएस नहीं बन पाता, ये उसका लक नहीं है। कोई अधिकारी, कोई नेता आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी चीजें जब से वो सत्ता में आए उन्होंने भारत के लिए की, वो उनका लक है? वो उनका लक है। सर कैसे, मतलब उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी चीजें, उनके प्लान, आप हमको ये बताइए कि आप खुद, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप एक आईएएस की तैयारी कर रही हैं जी, आप फेल हो जाती हैं जी, क्या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री आपको आईएएस बना देगा? नहीं सर। हाँ? बिल्कुल नहीं सर। पर ये तो एक अलग चीज हुई ना, आईएएस के एग्जाम में अगर हम फेल होते हैं तो वो हमारा, चलिए मान लेते हैं, लक है, या फिर ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं उस मेहनत से, लगन से हमने तैयारी नहीं की होगी। पर प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी कुछ की देश के लिए, प्रधानमंत्री लक इसलिए कहेंगे मैडम क्योंकि देखिए उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। अच्छा। उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, पर वो काफी समय से राजनीति में लगे, गुजरात से लेके उसके बाद सर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैडम देखिए वो लक है उनका। अच्छा। एजुकेशन पढ़ने वाला, एजुकेशन तालीम लेने वाला आदमी की मेहनत का उसको फल मिलता है। जी सर। आज का जो सिस्टम है कि कोई भी दफ्तर में अगर प्यून को भी रखा जाता है तो उसको एजुकेशन को देखा जाता है। जी सर। उसकी तालीम को देखा जाता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में कोई भी खड़ा हो जाता है, पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा आदमी ही आना चाहिए जो देश का कल्याण कर सके, प्रदेश का कल्याण कर सके। बिल्कुल हमारा ये मानना है। राजनीति की बात करें तो सर राजनीति भी तो एक समाज सेवा जैसे ही है, तो आप राजनीति में क्यों नहीं भाग लेते? आज का जो दौर है राजनीति नहीं है, बिजनेस है। ये बिजनेस है। क्यों सर? बिजनेस इसलिए है कि आप उठा के पीछे के इतिहास देख लीजिए कि जब आदमी को पेंशन बंद हो गई तो राजनीति को पेंशन क्यों मिल रही है? प्रधानमंत्री जी को, सभासद को, विधायक को, सांसद को, राष्ट्रपति को पेंशन क्यों मिल रही है? आम जनता की जब पेंशन जब खत्म हो चुकी है तो राजनेताओं को पेंशन क्यों मिल रही है? इसको रोकने के लिए या इस
किस चीज पे सवाल उठाने के लिए आगे, आप क्या क्या कम चीजें से करने कम वाले मैंने हैं? 2500 लेटर भेजे होंगे चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। जी। 2500 लेटर मैंने अपने ट्रस्ट के मार्फत से भेजे होंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मतलब राजनीति से काफी शिकायतें हैं आपकी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं और आप सोचते हैं कि राजनीति अब एक बिजनेस बन चुकी है, इस वजह से आप राजनीति में नहीं जाना? नहीं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी जो ट्रस्ट है उसकी आगे कौन से क्षेत्र में क्या क्या? एजुकेशन पे और बीमारी पर काम करने। सर आप एजुकेशन, आपने कई दफा कहा एजुकेशन एजुकेशन, सर क्यों आप एजुकेशन पे इतना काम करना चाहते हैं? जब आदमी शिक्षित होगा तो अपने हक के लिए लड़ सकता है। जी सर। जो आदमी शिक्षित होगा वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, किसी दूसरे के सहारे बैठेगा नहीं। सर और आगे आप कौन कौन सी चीजें योजनाएं चलाने वाले हैं, क्या 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 करने वाले हैं? हम तो चाहते हैं कि एजुकेशन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा। अच्छा, आपका मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे। एजुकेशन। चलिए, आपने राजनीति से इतनी सारी शिकायतें कर दी, अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी कि अगर आप सरकार से कुछ अपील करना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना हिंदुस्तान का जो माहौल है उस माहौल को खुशगवार सरकार बनाओ, जो हिंदू मुसलमान जो किया जा रहा है उसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में जाकर के बड़ी रुसवाई हो रही है। जी सर। हमारे हिंदू भाई को भी रुसवाई हो रही है, हमारे मुसलमान भाई को भी रुसवाई हो रही है। ये सरकार कहीं ना कहीं ये जो भी दंगे और ये सब चीजें होती हैं हिंदू मुसलमान के बीच, उसका कारण आपको क्या लगता है सर मेन तौर पे? ये राजनीति है कि हिंदू को मुसलमान भाई से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू भाई से लड़ा दो और अपनी रोटी आप सेक लो। अच्छा, मतलब अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो काफी क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ चीजें नहीं, सब राजनीति, सिर्फ राजनीति है और बाकी कुछ नहीं है। मतलब भाई आपने हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, हमने तस्लीम किया। आपने 370 हटाया, हमने तस्लीम किया। हिंदुस्तान में आपने बूचड़खाने को बंद करा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने उसको तस्लीम किया। हिंदुस्तान में 10 ऐसे बूचड़खाने हैं जिसमें 7 बूचड़खाने हमारे सिंधी भाइयों के नाम से चल रहे हैं, हम उसको मानते हैं, पर मुसलमान भाइयों को बेरोजगार कर दिया, हमने तस्लीम किया। सर अगर आपने बाबरी मस्जिद की बात की, राम मंदिर, इन सब की बात करें, राम मंदिर के जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो काफ़ी मुसलमान भाइयों की भी नाराज़गी थी। मैडम देखिए अगर एक छोटी नाराज़गी हर आदमी की होती है, पर उसको मानता है, जी सर। उसका विरोध करके सड़क पे नहीं उतर आया है। जी सर, मतलब आप पूरे तरह से शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। चलिए, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे सिराज खान जी, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह की समाज सेवा करते हैं, उनका एक ट्रस्ट है, उसमें कैसे उसके द्वारा वो लोगों की कैसे मदद करते हैं। वो एक नई परिभाषा कह सकते हैं रचना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम में राजनीतिक तौर पे दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं और उससे वो अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके वो लोगों के बीच में भाईचारा लाना चाहते हैं। और उनकी इस बात पे उनकी बहुत तारीफ़ होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसे इंसान हमारे समाज को चाहिए, जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का, प्रदेश का कल्याण हो सके। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अच्छे और दिग्गज लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। मैं हूँ श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।